जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम के साथ तनाव के बीच ईरान तालिबान ने मिलाया हाथ। ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए तालिबान ने खोला खजाना। अमेरिका के लिए भी झटका। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने उतारा अपना सबसे घातक फाइटर जेट। पश्चिम के देशों को भी पुतिन की धमकी। इसी के साथ आपको बताएंगे, क्या पाकिस्तान शहबाज सरकार को मान्यता नहीं देंगे अमेरिका। सांसदों ने बाइडेन को लेटर लिखकर चुनाव में धांधली का उठाया मुद्दा। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले जैसे कि हमारा ऑफिशियल चैनल MW न्यूज इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच एक अहम समझौता हुआ है। समझौते के तहत अफगान की तालिबान सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश का ऐलान किया है। ईरान पहुंचे अफगान सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने चाबहार बंदरगाह में निवेश के लिए डील पर हस्ताक्षर किए हैं। अफगान सरकार ने चाबहार पोर्ट में $35 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। सोमवार को ईरानी मीडिया ने बताया कि तालिबान सरकार चाबहार बंदरगाह और चाबहार मुक्त आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यिक, आवासीय और सरकारी परियोजनाओं में $35 मिलियन का निवेश कर रही है। बीते साल 2023 से तेहरान और काबुल के बीच तनावपूर्ण संबंध देखने को मिले थे। हिरमंद नदी से पानी की तकसीम यानी वितरण पर दोनों देशों के बीच झड़प भी हुई थी। ऐसे में तालिबान सरकार के इस कदम ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है। और यहाँ पर देखा जाए तो तालिबान और ईरान एक साथ नजर आ रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिम के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। तालिबान के निवेश का इस्तेमाल 25 मंजिला ऊंची इमारत फखर निर्माण परियोजना में किया जाएगा। ये पहली बार है कि अफगानिस्तान के व्यवसाय ईरान में सरकार के नेतृत्व वाली निर्माण परियोजना में निवेश कर रहे हैं। ईरान ने 2021 में अफगानिस्तान में निवेश किया था, लेकिन तब तक तालिबान की सत्ता में वापसी नहीं हुई थी। तालिबान ने इस निवेश का लक्ष्य है अपने भूमि से घिरे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करना है। अफगानिस्तान में ईरानी राजदूत हसन काजिमी कुमी ने कहा है कि दोनों देश भारत और चीन के माध्यम से एक पारगमन गलियारा खोलने पर काम कर रहे हैं। ईरान अफगानिस्तान के मुख्य आर्थिक साझेदारों में से एक होने और तालिबान द्वारा फरवरी 2023 में अपना दूतावास फिर से खोलने के बावजूद तेहरान ने आधिकारिक तौर पर तालिबान को देश की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। ईरान का चाबहार बंदरगाह सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद चाबहार बंदरगाह की सक्रियता पर असर पड़ा था, लेकिन तालिबान के ही निवेश के लिए आगे आने के बाद चीजें बेहतर होंगी। तालिबान के संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं है, लेकिन भारत के साथ उसने अच्छे राजनयिक और व्यापारिक संबंधों की बात कही है। ईरान से भी अब वो रिश्तों की बेहतरी की कोशिश करता दिख रहा है। चाबहार पोर्ट में भारत का भारी निवेश है, वहीं इसके पास में ही चीन ने ग्वादर पोर्ट तैयार कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में हाल ही में एक अहम कामयाबी मिली, जब उसने यूक्रेन के शहर औद्योका पर कब्जा कर लिया। औद्योका पर कब्जे के बाद अब रूसी सेनाएं अपने अभियान में और ज्यादा तेजी लाती हुई दिख रही है। रूसी सेनाओं ने शक्तिशाली फाइटर जेट Su-57 को भी जंग में उतार दिया है। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के विवादास्पद लुहानस्क क्षेत्र में Su-57 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी इसका ज्यादा विवरण सामने नहीं आया है। बुल्गारियन military.com की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी की शुरुआत में लुहानस्क क्षेत्र में कुछ कार्रवाई हुई थी। यूक्रेनी सूत्रों ने 7 और 8 तारीख को Kh-59 Mk2 से जुड़े हमलों की पुष्टि की है। ये मिसाइल छोटे गढ़ वाले उद्देश्यों के खिलाफ प्रभावी है। सीरिया में इसका काफी इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए Su-57 का इस्तेमाल किया गया था। रूस की ओर से इस फाइटर जेट के इस्तेमाल के दावे को कमजोर करने वाला एक तथ्य ये भी है कि रूस की ओर से जिन Kh-59 Mk2 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल होने की बात कही गई है, उसके लिए Su-57 को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में पार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि Kh-59 Mk2 रूस की सीमाओं के भीतर से भी उन टारगेट्स तक पहुंच सकता है। Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये एक हाई टेक प्रोडक्ट है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरह के हवाई, जमीन और नौसैनिक लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। Su-57 फाइटर जेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इसकी वजह से जेट सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन में रूसी लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प दोहराया है।
उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन में और अधिक भागीदारी से वैश्विक परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन ने अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि भविष्य में यूक्रेन में पश्चिमी देशों के सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया जा सकता। पुतिन ने मैक्रोन के बयान का जिक्र करते हुए आगाह किया कि जो देश ऐसा करने का फैसला लेंगे उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन ने कहा कि रूस पर यूरोप में नाटो सहयोगियों पर हमला करने की योजना का आरोप लगाकर पश्चिमी देश हमारे क्षेत्र पर हमला करने के लिए निशाने चुन रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, हमें उनका भाग्य याद है जिन्होंने हमारे देश के क्षेत्र में अपनी सेना भेजी थी। अब संभावित आक्रमणकारियों के लिए परिणाम कहीं अधिक दुखद होंगे। पश्चिमी देशों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके क्षेत्र को निशाना बना सकते हैं। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश आज दुनिया को डरा रहे हैं, उससे परमाणु संघर्ष का वास्तविक खतरा पैदा होता है जिसका परिणाम हमारी सभ्यता का विनाश होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अमेरिका के 33 सांसदों ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पाकिस्तान में बनने जा रही नई सरकार को मान्यता ना दें। सांसदों के मुताबिक पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक सरकार को मान्यता न दी जाए। पाकिस्तान में शनिवार को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के गठबंधन की तरफ से शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय है। डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की नई सरकार को मान्यता न देने की मांग करने वाले सभी सांसद बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं। इन सांसदों ने लेटर में कहा, पाकिस्तान के हालिया चुनाव में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जबरदस्त धांधली हुई। इसके लिए सबसे पहले तो इस चुनाव की पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेटर में साफ कहा गया, अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह साफ है कि इन इलेक्शन में धोखाधड़ी और धांधली की गई। ये काम चुनाव के पहले शुरू हुआ और इसके बाद भी जारी रहा। बाइडेन के लिए ये लेटर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि अमेरिका में इसी साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं और बाइडेन को इन सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। प्रेसिडेंट बाइडेन के सामने अपने सांसदों की ये मांग एक नई मुसीबत की तरह है। इसकी वजह यह है कि गाजा के मामले में उनकी सरकार खुलकर इजरायल का न सिर्फ समर्थन कर रही है बल्कि उसे लगातार आर्मर से सप्लाई भी कर रही है। इसको लेकर कुछ डेमोक्रेट सांसद और पार्टी समर्थक सरकार से काफी नाराज है। कुछ ने तो संसद में अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। अब नया मामला पाकिस्तान का है। सच यह है कि अमेरिकी विदेश नीति में इजरायल और पाकिस्तान दोनों अहम है। दोनों ही जगह अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी अहम है। यही वजह है कि बाइडेन पार्टी हित से ज्यादा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और इंटरेस्ट को देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियां गुपचुप तरीके से पाकिस्तान के हालिया चुनाव में हुई धांधली की जांच कर रही है। इनका पहला मकसद धांधली के पुख्ता सबूत जुटाना है। दरअसल आपको बता दें कि रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने 16 फरवरी को पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। चट्टा ने कहा था, निर्दलीय 70 से 80 हजार वोटों के साथ जीत रहे थे, लेकिन हमने नकली बैलेट पेपर के जरिए उन्हें हरा दिया। मैं अपने जुर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। खास बात यह है कि 22 फरवरी को लियाकत इन आरोपों से पलट गए। उन्होंने एक लिखित बयान जारी किया। कहा, मैंने इमरान खान की पार्टी PTI के कहने पर बेबुनियाद आरोप लगाए। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।